यह मेरी श्रद्धा भूमि और शिक्षक दिवस पर खास वक्तव्य के लिए आना हुआ, इसलिए प्रारंभ में ही यूनिवर्सिटी की कुलगुरु आदरणीय नीलिमा जी के प्रति मेरा ऋण भाव प्रकट करता हूँ। यह हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी व्यक्ति की वजह से, उनके स्थापक की वजह से, उनके सिद्धि लक्ष्मी की दान की वजह से न सिर्फ हमारे देश में, विदेश में भी उनका बहुत बड़ा नाम है। हमारे पूर्व छात्र आज भी यूनिवर्सिटी के साथ अपना संवाद रखते हैं और यूनिवर्सिटी में कई बार नीलिमा जी के वक्त समय में ही हमारे सब साइंटिस्ट को एक बार निमंत्रित करके, जो अध्यापक रहे और विज्ञान के विषय में देश विदेश में उन्होंने कीर्ति कमाई, ये लोगों का भी सम्मान करने के लिए एक बार बुलाया था। और आज भी सेवानिवृत्त जो हो रहे हैं ऐसे शिक्षकों का अभिवादन होने वाला है। तो ये शिक्षक दिवस पर शिक्षक के बारे में ऐसी सोच यूनिवर्सिटी की एक मुद्रा बनाती है। मुझे जब कहा गया कि आपको आना है, और बाद में अजय जी ने ये भी पूछा, अजीत जी ने, कि किस विषय पर बोलेंगे, तो मुझे याद आ गया अर्लियर आई वॉज चेयरपर्सन में यहाँ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, भोपाल में चेयरपर्सन रहा। उस समय बहुत विद्याधाम में जाना होता था और शिक्षण पद्धति के बारे में बहुत सारा अध्ययन किया, 14-15 किताब भी लिखी थी। तो तुरंत मैंने सोचा, आजकल भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बहुत चिंतन होता है, तो इस विषय पर थोड़ा सोचना मैंने शुरू किया था कि शिक्षक का कंसेप्ट, शिक्षक की अवधारणा हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में कहाँ है, क्या है, उसके बारे में थोड़ी बात करनी थी। और राधा कृष्णन जी ने, अरविंद ने, कृष्णामूर्ति ने और हमारे हरि सिंह गौर ने शिक्षा के बारे में जो बात बताई है, उसके बारे में थोड़े उनके विचार लेकर आपके सामने मैंने सोचा कि इस विषय पर बात रखूं। तो अध्यापक ये संज्ञा, अध्यापक के नाम, नोमेनक्लेचर के बारे में हमें भारत वाले लोगों ने सोचना है, तो कैसे प्रारंभ करें। अध्यापक की संज्ञा भारतीय ज्ञान परंपरा में कब से है, कैसे हम कहें कि हमारी प्राचीन परंपरा है। व्हाट इज द एविडेंस वी हैव, क्या है हमारे पास प्रमाण कि शिक्षक की संकल्पना हमारी सबसे प्राचीन है पूरे विश्व में। उसके लिए हमारे पास एविडेंसेस क्या है। तो मैंने सोचना शुरू किया और कई सारे विचारकों ने भी कहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करने के लिए, या तो भारतीय ज्ञान परंपरा के कोई भी घटक की बात करने के लिए, पहले हमें हमारी काल गणना के बारे में पता होना चाहिए। हमारी क्रोनोलॉजी ऑफ पीरियड क्या है, काल गणना क्या है। मैं आपको पूछूं कि क्या समय है, क्या वर्ष है, तो आप कहेंगे ईस्वी सन 224, ऐसा ही कहेंगे। ये तो यीशु का जन्म कब हुआ था तब से प्रारंभ हुई काल गणना है। लेकिन हमारे चित्त में, ये कॉलोनियल माइंड में सेट क्या है, 2024। हम 2024 वर्ष पुराने नहीं है, हम तो उससे भी ज्यादा पुराने हैं। तो हम पूछेंगे कि हमारी काल गणना कहो, तो आप कहेंगे विक्रम संवत 2080। तो क्या हम प्रदुग्भंजन राजा विक्रम के समय से ही हमारी काल गणना शुरू हुई? हम इतने ही प्राचीन हैं, इतने ही पुराने हैं, उससे आगे कोई हमारा नहीं है। फिर भी है कई सारी काल गणना है। वीर संवत है, महावीर कब जन्म हुए, महावीर की संवत है 2540। बौद्ध की भी संवत है। तो ये विक्रम संवत, बौद्ध संवत, महावीर संवत, ये भारतीय काल गणना अवश्य है।
साथ साथ यहाँ हिजरी संवत भी है, पारसी संवत भी है, शक संवत भी है। तो कई सारी काल गणनाएं हमारे सामने है और इससे हम कह सकते हैं कि इतना प्राचीन है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी पुरानी काल गणना है युगाब्द। युगाब्द है वो है 5124। युधिष्ठिर का राज्यारोहण से हमारा प्रारंभ हुआ। तो हम इतने पुराने हैं। तो अध्यापक की संज्ञा की बात करने के लिए युगाब्द में हम जाए, ये ठीक रहेगा क्या? लेकिन हम और ज्यादा सोचे तो पता लगेगा कि वैदिक काल हमारा सबसे पुराना है। बाद में पौराणिक उपनिषद काल आया और पुराण काल से ये युधिष्ठिर का राज्यारोहण का युगाब्द का संवत आया। तो हमारी काल गणना क्या है ये हमको पता होना चाहिए। हमारी काल गणना विक्रम संवत अवश्य है, हमारी काल गणना अवश्य महावीर संवत है, कोई बात नहीं, शक संवत भी है, यीशु के संवत को भी हम मानते हैं, हम लिखते हैं। पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में ये कॉलोनियल माइंडसेट हो गया है। अब डीकोलोनाइजेशन है, डीकोलोनाइजेशन का ये समय है। लेकिन हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात आई तो सोचने लगे कि हमारे पास हमारी काल गणना है, इस काल गणना को हमने विस्मृत कर दिया है। उसके बारे में कभी सोचा नहीं है, सोचते भी नहीं है, लिखते भी नहीं है, बताते भी नहीं है। हमारे कैलेंडर में आता है, न्यूज़पेपर में आता है, क्या युगाब्द, क्या विक्रम संवत, क्या ईसु, क्या हिजरी, सब आता है। लेकिन हम कभी उसके बारे में सोचते नहीं है। तो वैदिक काल लोकमान्य तिलक ने तो 6000 साल बताया और वो मान भी लिया सबने। 8000 साल पुराने की बात भी करते हैं, अंग्रेज विद्वानों ने भी मान लिया। लेकिन पूरे विश्व में माना गया है कि 6-7 हजार से बीच का समय उनका है वैदिक पीरियड। तो वेद काल से ये संस्कृति, ये समाज, ये राष्ट्र पनपता रहा, अपने ज्ञान, अपने संवाद, अपने विमर्श से संवाद करता रहा और ज्ञान का लेन देन चलता रहा। तब से गुरु की परंपरा, अध्यापक की परंपरा, शिक्षक की परंपरा का प्रारंभ हुआ। सबसे प्राचीन कोई विद्या है, सबसे प्राचीन कोई बात है तो विद्यादान की बात है, विद्या की संवाद की बात है। और वेद काल में तो आपको पता है बड़े बड़े गुरुकुल थे। वो गुरुकुल के आचार्य जो थे वो गरीब नहीं थे, उनके पास 5000, 10,000, 1-1 लाख गौ थी, उनके पास हजारों एकड़ जमीन थी, उनके 1000-2000 शिष्य थे, उनका बड़ा परिवार था। तो कितनी समृद्ध अध्यापक की एक मुद्रा थी। अध्यापक कोई वंचित नहीं था कभी, ज्ञान समृद्ध ही नहीं, लक्ष्मी समृद्ध ही नहीं, भौतिक समृद्धि से भी वो बिल्कुल इतना आदरणीय था कि राज्य सत्ता भी उनके पास शस्त्र लेकर नहीं जाती थी, अपना वाहन त्याग कर पैदल उनको मिलने जाती थी। और राज्य सत्ता को कुछ भी ज्ञान लेना चाहिए, कुछ भी समझ चाहिए तो वो शास्त्र वेत्ता और शस्त्र वेत्ता गुरु के पास जाते थे। तो पूरी राज्य सत्ता को मार्गदर्शन देने वाला, पूरे समाज को मार्गदर्शन देने वाला, न सिर्फ विद्यार्थियों को, न सिर्फ अपने वहाँ पढ़ते हुए स्टूडेंट्स को, सबके लिए जो उपलब्ध था वो गुरु था। उनके बारे में बहुत सारी बात वेदकालीन संस्कृति में मिलते हैं और वहाँ पढ़ाई थी वो स्मृति पर आधारित थी। मैं जो पढ़ाता हूँ वो आपको स्मरण में रख लेना है। कितने वेद के सूत्र रुचाए सबको कंठस्थ थी। तो कंठस्थ परंपरा इतनी मजबूत थी, सूत्र कंठस्थ थे। और सूत्र कैसे बोलना, कैसे प्रस्तुत करना, कैसे हावभाव से बोलना, कैसे अंग के, हाथ के हलन चलन से बोलना, ये भी सिखाया जाता था। तो हमारी अध्यापक परंपरा सिर्फ पढ़ाना नहीं थी, हाउ टू स्पीक, कैसे बोलना, कहाँ बोलना,
क्या बोलना, ये भी सिखाती थी। तो वैदिक काल की परंपरा अध्यापक संज्ञा का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। अध्यापक मीन्स वेद काल से प्रारंभ शिक्षा परंपरा जो हुई उनका अध्ययन। लेकिन बाद में तो पौराणिक काल आया तो नैमिषारण्य था। वेदकालीन में तो बड़े बड़े अरण्य में थे, लेकिन अरण्य में नैमिष कोई एक जगह निश्चित की जाती थी और वहाँ न सिर्फ पढ़ाई, चर्चा भी। और चर्चा से उनके पास जो ज्ञान अर्जित किया हुआ है तो ज्ञानवान होकर फिर भी पढ़ने आते थे। यहाँ पढ़ाई कर ली तो हमारी बात खत्म न हो गई, दूसरे गुरु के पास जाना, वहाँ पढ़ना, ऐसी परंपरा है। तो अध्यापक के पास आए हुए विद्यार्थी न सिर्फ ज्ञान लेने के लिए आते थे, ज्ञानवान होकर भी और ज्ञान लेने के लिए वहाँ आते थे। तो वेरी हाईली इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट दे हैव इन दिस पौराणिक। और पुराण काल में जो शास्त्र हुआ, वैदिक काल के बाद भारतीय ज्ञान परंपरा में जितना शास्त्र समृद्ध हुआ वो ये पीरियड में। उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, उसमें से फिर अभिनव गुप्त ने, जिसकी सहस्त्राब्दी हमने 2 साल पहले मनाई थी, ये अभिनव गुप्त ने तो नाट्य शास्त्र के ग्रंथ में से रस सिद्धांत की मान्यता विश्व को दे दी। और ये नाट्य शास्त्र ग्रंथ कैसे हुआ? गुरु ने अपने विचार रखे और गुरुओं ने अपने विचार रखे, अध्यापकों ने विचार रखे, विमर्श से बना हुआ ग्रंथ। इसलिए कहते हैं नाट्य शास्त्र भरत मुनि की, भरत मुनि उनके प्रणीत कहा, संहिता कही। तो ज्ञान की परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण वैदिक काल है, पौराणिक काल है। बाद में तो आपको पता है मध्यकाल में क्या हुआ, मुगल सल्तनत आई, अंग्रेज शासन आया और भारत की जो प्राचीन व्यवस्था थी, अध्यापक का जो स्टेटस था, गुरु का जो एक प्रमाण भान था, वो धीरे 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 बदल गया। धर्मपाल जी ने किताब लिखी है। धर्मपाल जी की किताब है द ब्यूटीफुल ट्री। बहुत कम लोगों, एजुकेशन वाले को तो देखना चाहिए। ये धर्मपाल की किताब द ब्यूटीफुल ट्री, सभी भारतीय भाषा में उनका ट्रांसलेशन हुआ है। धर्मपाल जी विनोबा के साथ रहते थे, बड़े गांधीयन विचारधारा वाले। उन्होंने ब्यूटीफुल ट्रीज में अंग्रेज द्वारा संरक्षित दस्तावेज के आधार पर भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी उनकी बात बताई। अंग्रेज एविडेंसीज એટલે કે इंडिया ऑफिस कलेक्शन में से, ब्रिटेन में से उन्होंने कलेक्ट किया और मध्यकाल के बाद भी भारत में विद्यादाता की कैसी स्थिति थी, क्या स्थिति थी, कोई अनपढ़ नहीं थे। हमारी जो फॉर्मल, हमारी जो इनफॉर्मल शिक्षा व्यवस्था थी, उनके बारे में भी उन्होंने बात बताई है। तो मुझे लगता है कि अध्यापन परंपरा के बारे में एक बहुत बड़ा स्टेटस हमारे सामने है। अध्यापक यानी ज्ञानवान, अध्यापक यानी शीलवान, चारित्रशील। अध्यापक यानी न सिर्फ ज्ञानवान, न सिर्फ चारित्रशील, लेकिन अप्रमाद, प्रमाद नहीं है। उत्सुक रहते हमेशा, वर्गखंड में जाने के लिए ही नहीं, पढ़ाने के लिए ही नहीं, ज्ञान अर्जन करने के लिए भी। तो एक बड़ी परंपरा अध्यापक की, द आइडेंटिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम में टीचर की यह है, जो कभी प्रमाद नहीं। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, ये सूत्र है, उसमें प्रमाद कभी नहीं करना। ये बात उसमें कहा ही है, ये बात कही गई है। तो अध्यापक यानी न सिर्फ ज्ञानवान, न सिर्फ चारित्रशील, न सिर्फ उद्युक्त अप्रमादी, लेकिन अब बात जो आती है वो उनके धर्म की आती है। अध्यापक यानी ये, अध्यापक यानी ये। तो उनको सिर्फ अपना पाठ्यक्रम पढ़ा देना ये अध्यापक है? हम तो ये मानते हैं कि हाँ बस हमारा सिलेबस पढ़ा दिया, बात खत्म हो गई, हमारे विद्यार्थी सब अच्छे गुणांकन ले लिया, बात खत्म हो गई। नहीं, ये अध्यापक की सामान्य व्याख्या है।
विश्व में फैली हुई व्याख्या है। आपको पढ़ाना, ठीक से समय से आना, ठीक से समय से विद्यार्थी को अच्छी तरह से पढ़ाना और सब अच्छी तरह से सीखे और अच्छे गुणांकन ले ले, ये विश्वख्यात मान्यता है, अध्यापक की सामान्यतः मान्यता, और आप हम जानते भी हैं। लेकिन भारतीय मीमांसा में, भारतीय ज्ञान मीमांसा में शिक्षक का धर्म कहा है। आप शिक्षक हो, आपका एक धर्म है। क्या है? विद्यार्थी के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। यू शुड नो। कैसे पता लगे? आप पढ़ाते हो तो आपको तो सब कंठस्थ है, आपको कहीं पढ़कर नहीं बोलना है, आपको विद्यार्थियों के सामने अपनी आंख मिलाकर बात करनी है। आई कॉन्टेक्ट की वजह से पता लगता है कि कौन ठीक से नहीं बैठा है, कौन ठीक से नहीं सुन रहा है, कौन ठीक नहीं है, आज कौन अलर्ट नहीं लग रहा है, यह आपको पता हो जाना चाहिए। तो सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाना नहीं है, सिर्फ ज्ञान आपके पास है वो परोसना नहीं है, सिर्फ वो ठीक से सुने, शिस्तबद्ध से बैठे, ये देखना नहीं है। आपको ये देखना है कि कौन आज ठीक नहीं लग रहा है, कौन उदास है, कौन जरा डिस्टर्ब माइंड वाला कौन है, ये पता लग जाता है यदि आप क्लासरूम में अपनी आंख घुमाते घुमाते, बोलते बोलते पढ़ाओ तो पता लगता है। और बाद में उनको बुलाना नहीं है, उनके पास जाना ये नहीं है, आपको कहीं मिल जाए उनके कंधे पर हाथ रखकर पूछना है कि आज क्यों उद्विग्न हो आप, तो विद्यार्थी बताएगा ये है। विद्यार्थी को समझने वाला, विद्यार्थी के बारे में सोचने वाला अध्यापक अपना धर्म बजा रहा है। और ऐसे संवेदनशील अध्यापक के पास दीक्षित हुए विद्यार्थी कभी ऐसे एक अध्यापक को भूलते नहीं हैं। क्यों नहीं भूलते हैं? कि उन्होंने सिर्फ सिखाया नहीं है, उन्होंने सिर्फ पढ़ाया नहीं है, उन्होंने सिर्फ मूल्यांकन करके अच्छे गुणांकन दिया, ये नहीं है। उन्होंने मेरे बारे में सोचा भी है और मेरी कुछ गलतियां थी, मेरा कुछ भी मेरा समस्यामूलक घटना थी, उनकी समाधान भी किया है। ऐसे अध्यापक के विद्यार्थी कभी सुसाइड नहीं करते, ऐसे अध्यापक के विद्यार्थी कभी नकारात्मक नहीं हो जाते। तो पॉजिटिव बनाने के लिए, उनको समाज के साथ जोड़ने के लिए अध्यापक का धर्म ये बहुत बड़ी बात है। आप पर बहुत जिम्मेदारी है बड़ी। आपने पढ़ाई कर ली, आप पसंद हो गए, आप शिक्षक हो गए, ये पूरा नहीं होता है। आपको शिक्षा का कार्य मिला, अच्छी बात है, लेकिन आपका धर्म बजाए बिना शिक्षा देना, ये शिक्षक का पूर्ण व्यक्तित्व नहीं है। शिक्षक का पूर्ण व्यक्तित्व संवेदनशीलता के साथ विद्यार्थी को समझना, देखना, ये कहा है। 3 बात कही है अरविंद ने, तो देखंदा, निरखंदा, परखंदा, ये 3 बात बताई। निरीक्षण करना, देखना, निरीक्षण करना, फिर परखना भी। मिसगाइड मत होना, गैर समझ भी उनके बारे में मत करना, सीधा पूछना ये भी नहीं, पूछताछ भी नहीं करना। और ऑयल में जब स्थापना की अरविंद ने, तब उन्होंने ये व्याख्यान में कहा कि साधक को सिर्फ देखना नहीं है, साधक का निरीक्षण करना है, उनको परखना भी है और बाद में अपना निर्णय करना है। ये साधना भारतीय शिक्षक के बारे में कही गई है। भारतीय शिक्षक की डिमांड है। विश्व में कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जहां भारतीय मूल के कोई अध्यापक ना हो, और भारतीय मूल के अध्यापक कभी विश्व में गुनाहित नहीं लगे हैं, कभी उनके बारे में कोई शिकायत नहीं की है। दंडित न होने वाले विश्व में कोई शिक्षक है तो भारत के शिक्षक है, क्योंकि उनकी नस में, उनकी उनका चित्त संवेदना से भरा हुआ है। ये संवेदनशील अध्यापक की वजह से उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव उनका रहता है। ये बात अध्यापक के धर्म में आती है, लेकिन उनके साथ दूसरी भी एक बात जुड़ी हुई है। संवेदनशीलता के साथ साथ दूसरी भी बात जुड़ी हुई है
कि वो अपार ज्ञानवान, अपार ज्ञानशील होने चाहिए। सिर्फ अपने विषय का नहीं, सांप्रत परिस्थिति का, अन्य विषय का भी ज्ञान उनके पास होना चाहिए। तो अपना विषय पढ़ाना, अपना सिलेबस पूरा करना, अपना टास्क पूरा कर लेना, ये नहीं है। उनके पास अपार ज्ञान राशि होनी चाहिए। उनको सिर्फ अपना पाठ्य पुस्तक पढ़ना ये नहीं है, पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड रेफरेंस सामग्री पढ़ना ये नहीं है। लेकिन आजकल तो इतना मिनिमाइज सब हो गया है, ऑप्शनल बहुत हो गए हैं। मैं एक मित्र के पास गया था बैठने के लिए शाम को, तो बेटा आया ट्यूशन में से या कहीं से, तो अपना दफ्तर रखा, बैठा। तो मैंने सोचा उनसे ज़रा बात करूं, इतना अच्छा आतिथ्य हुआ यहाँ, तो बेटे के साथ ज़रा डायलॉग करूं। तो मैंने उनको पूछा, किस कक्षा में पढ़ रहे हो बेटा? तो कहा 7वीं। बाप रे, मैंने कहा ऐसा इगोइस्टिक टोन से उन्होंने जवाब दिया, 7वीं। मैंने अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। क्या आपका रैंक है? A++। वाह। और कमेंट से बोलने लगा। मैंने कहा ये बच्चा कमंडी है, इगोइस्टिक है, अच्छा है, उनको पालित करना चाहिए, उनको नकारात्मक ढंग से नहीं देखना चाहिए। मैंने पूछा उनको, कुछ ऐसा सोचा कि पूछूं, तो उनका जवाब वो सही दे तो उनको मैं पीठ थपथपाऊं। तो मैंने पूछा, तो A++ है तो आपको कुछ क्वेश्चन करूं मैं? यस, आस्क मी। इन विच सब्जेक्ट? एनीवन। ओके। तो फिर मैंने कहा किताब दे दो, तो दफ्तर खोला और पहली जो किताब थी वो मुझे उन्होंने दे दी, कोई सिलेक्टिव ने दिया। तो मैंने देखा तो वो तो लैंग्वेज की किताब थी, और उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, बाद में 8वां पाठ गांधी जी का था। तो मैंने सोचा गांधी जी के बारे में उनको पूछूं, होता ही होगा पता, और बता देंगे, और मैं उनको कुछ इनाम दूंगा, कुछ ट्रॉफी दूंगा, थपथपाऊंगा। तो मैंने पूछा, आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट गांधी जी, से सम सेंटेंस। ओह, इट्स ए लेसन नंबर 8 and from 5th to 10 is optional lesson. I don't know about this lesson, sir. ये प्रश्न है। गांधी जी भी उनके लिए ऑप्शन है, और मैं नहीं जानता हूं, आपको मुझे उनमें से नहीं पूछना है। 1 to 5 and 11 to 20 में से पूछो, ये बात है। तो जो ऑप्शनल माइंड वाले हैं, ऑप्शनल टीचर है, ऐसे समय ये भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित शिक्षक की एक मुद्रा, अपार ज्ञानवान, उनके सभी के बारे में उनको पता है। ऐसा नहीं है, अब तो इतना स्पेशलाइजेशन हो गया है। मैंने 1-2 प्रोफेसर को मिला तो पूछा भी कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, तो कहते ये है, तो उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा में क्यों, ये बात बताइए। Why you should know the knowledge of world, knowledge of ब्रह्मांड। ब्रह्मांड कहाँ है? क्योंकि इसलिए कि कभी भी आपके पास समय हो तब आपके ज्ञान उनको बांट सको। आज तो हम कहें कि आपको प्रॉक्सी के लिए जाना है, एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेना है, तो मना कर देते हैं कि नहीं सर, मेरा आज ज़्यादा हो गया है। खुश होना चाहिए, हाँ मैं जाऊँगा और आज बात करूँगा। और विद्यार्थी को ये अच्छा लगता है, टेक्स्ट बुक के बारे में आप उनको बताओ, अच्छा लगता है। लेकिन जब आप कोई अलग अन्य ज्ञान शाखा की बात बताओगे तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। कोई कथा बताएंगे, कथा सरित सागर की, पंचतंत्र की, कुछ भी। लेकिन ये आजकल हो गए। तो अध्यापक का धर्म एक बहुत बड़ी बात है। और साथ ही मैंने कहा है अध्यापक का कर्म क्या है। तो कर्म तो मैंने आपको बोल दिया कि ये उनकी आइडेंटिटी है। द आइडेंटिटी ऑफ इंडियन टीचर ये है, शीलवान, चारित्रवान, ज्ञानवान नहीं, उनका कर्म है। उनका कर्म
अपने विद्यार्थी को सही दिशा में ले जाना। कैसे ले जाना? आप तो पढ़ाते हो, आपका विद्यार्थी है, आपके पास पढ़ा है, तो उनको कोई एक शेप मिलना चाहिए, तो आपका कर्म आपने पूरा किया है लगेगा। अध्यापक का कर्म सही दिशा में, सही मायने में, सही विचारधारा में वो चले, कहीं गलत जगह न मुड़ जाए, ये देखना है। उसका मतलब ये नहीं है कि उनका मोबाइल चेक करना, ये नहीं है उसका मतलब। आप ऐसे उनको पढ़ाओ, आप उनके साथ ऐसी बात करो कि वो ये भारत राष्ट्र का नागरिक बनने वाला है। उनका घड़तर ऐसे करो, उनके लिए क्या श्रेयस्कर है, क्या प्रेयस्कर है, ये जानना चाहिए और उनको बताना चाहिए। उनको पता नहीं होता है, इसलिए तो वो इस रास्ते पर चले जाते हैं। मैंने शिक्षा विभाग में उस समय नया शुरू हुए थे सब, चाइनीज़, इटालियन पिज्ज़ा, सब आज से 15-20 साल पहले नया शुरू हुई थी अभी भारत में। तो पूछा टीचर्स ने एक अपने स्टूडेंट्स को कि आप अभारतीय खाद्य सामग्री कब कब खाते हो? तो पहले तो स्टूडेंट ने उनको पूछा कि अभारतीय सामग्री यानी क्या? व्हाट इज अन इंडियननेस? खाद्य सामग्री यानी क्या? क्या मैं नॉनवेज खाता हूं तो ये अन इंडियन है कि नहीं? ऐसा नहीं कह रहा। अभारतीय सामग्री मीन्स भारत में लाई गई इटालियन पिज्ज़ा, अमेरिकन टाकोस, बहुत चाइनीज फ्राइड, ये सब बोल सकता हूँ, लेकिन ये क्यों? हमारे छोटे बच्चे के लिए ये क्यों नुकसान करता है? हमारे लिए भी। आज सिलिकॉन वैली में 15-15 घंटे हमारे युवा काम करते हैं कर्मठ, उनकी कोई तकलीफ नहीं है, गड़बड़ी नहीं है, लेकिन ये अभारतीय खाद्य सामग्री से उनका पेट, उनकी सेहत धीरे 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 खराब हो जाती है। जब यंगस्टर हो जाए और काम करने के लिए बैठे, तब ये उनको पीड़ादायक होती है, उनके लिए आपत्तिजनक होती है। उनको कौन समझाएगा? माँ बाप तो उनको खिलाते हैं, लेकिन बच्चे ने सुना कि अभारतीय सामग्री हमको नहीं खानी चाहिए, कभी कभी टेस्ट के लिए खाए, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स घर पे कहा कि आज तेरा जन्मदिन है तो चल मैं आज चाइनीज रेस्टोरेंट में, मैक्सिकन रेस्टोरेंट में आपको ले जाऊं। तो फिर बच्चे ने कहा नहीं, मुझे मैक्सिकन रेस्टोरेंट में जन्मदिन मनाना नहीं है, मुझे भारतीय खाद्य सामग्री खाकर जन्मदिन मनाना है। यदि आप लड्डू बनाओ, यदि कुछ हलवा बनाओ, तो उनकी दादी माँ सब प्रसन्न हो गए, सबने सराहा और कहा कि आपने क्यों ऐसा कहा? मेरे गुरुजी ने कहा था कि भारतीय खाद्य सामग्री खाना चाहिए, अभारतीय खाद्य सामग्री। ये एक छोटी सी बात है, शिक्षक की बताई हुई, लेकिन समाज प्रबोधन हो गया उससे, समाज को आपने प्रबोधित कर दिया और ये प्रसन्न हो गए। दूसरे दिन विद्यालय में आए, आपके शिक्षक को सम्मानित करना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे बेटे को सही दिशा पर चलाया। ये कर्म है आपका। सिर्फ क्लासरूम में समय पर जाना, यूनिवर्सिटी में समय पर आना, नैतिकता से अपना विषय पढ़ाना, सिर्फ ये नहीं, इससे आगे भी है। उनका नैतिक विकास बढ़े, मोरल स्टेटस, सर्वांगीण विकास की बात भारतीय परंपरा में कही है। विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास ऐसे कर्मठ, ऐसे शिक्षक से होती है। उसके बारे में भी बहुत सारे दृष्टांत देकर मैं अपनी बात करने वाला था, लेकिन अंत में एक और भी विषय है, मर्म। धर्म तो सही बात है, मैंने आपको बता दिया, ये अध्यापक का धर्म है, ये अध्यापक का कर्म है, ये अध्यापक की पहचान है। 3 बात हमने समझी, लेकिन ये चौथी बात बहुत महत्वपूर्ण है। मर्म क्या है? ये मर्म जानना ये बड़ी बात है। आप यहाँ आए हो, उनका मर्म ये नहीं कि आपके टीचर को अच्छा लगे, आपके कुलपति को अच्छा लगे कि ये सब सारे विद्यार्थी आए, अध्यापक आए बैठे, ये नहीं।
दिखावा नहीं है। मर्म का मतलब उनका हार्द क्या है। तो आप टीचर हो तो शिक्षक का हार्द क्या है, आप समझते हो शिक्षा का मतलब, आप समझते हो विषय का मतलब। यही नहीं, सिर्फ उनको समझ में आ जाए, उनको पता लगे कि मुझे क्या करना है। आप कहाँ पढ़ा रहे हो? भारत में। कहाँ पढ़ा रहे हो? अपने देश में, अपने देश के संतानों को, जिस पर भविष्य निर्भर है। तो विद्यार्थी का विकास, विद्यार्थी का घड़तर भारतीयता से सराबोर कैसे हो? शिक्षा का मतलब क्या है? उनको पदवी देना है, डिग्री मिल जाए, नौकरी मिल जाए? नहीं, ये भारतीय बने, भारतीयता से सराबोर इस देश के लिए। आरुणि का उदाहरण है हमारे पास। वैदिक परंपरा में, उपनिषद काल में विद्यार्थी था, गुरुकुल में पढ़ता था। उनको कहा गया कि आपको ये गुरुकुल में जाकर यह समाचार देना है। निकलते निकलते वो पहुंचे तो बीच में नदी आती थी, उनका बंध आता था, डैम जैसा, वहां से दरार थी और पानी आ रहा था। तो आरुणि ने सोचा कि मैं वहां खड़ा रह जाऊं, वरना ये दरार बड़ी हो जाएगी और पूरा आश्रम उसमें चला जाएगा। तो वहां अपना हाथ रखकर खड़ा रहा। दरार और चौड़ी हुई तो अपना कंधा रख दिया, दरार और चौड़ी हुई तो अपना पूरा शरीर रख दिया। सुबह तक आया नहीं। गुरुजी सुबह में जागे, देखा कि प्रार्थना में आरुणि नहीं दिखाई दे रहा है। खोदने निकले तो ये तालाब की पाल पर अपने विद्यार्थी को खड़ा हुआ देखा। कहा, कह रहे क्या हुआ? वो तो बिल्कुल बेभान तो नहीं था, जीवित था, लेकिन ठंड से दबरा रहा था, ध्रुजारी हो रही थी। पूछा कि गुरुजी, मैं जा रहा था, मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि आपका कार्य समय से पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ दरार हो गई थी। तो मैंने सोचा कि ये और चौड़ी हो जाएगी तो पानी गिरेगा और पूरा आश्रम उसमें डूब जाएगा। तो मैं यहाँ खड़ा रह गया, हाथ रखा, फिर कंधा रखा, फिर पूरा शरीर रखा है। अब बारिश खत्म हो गई है, शायद ये ठीक हो जाएगा। ये विद्यार्थी का कर्तव्य है। उन्होंने इनफॉर्मली कहा होगा, आपने, शिक्षक ने सिर्फ इनफॉर्मली कहा कि गौग्रास, गाय को कुछ खिलाना है, कुत्ते को कुछ खिलाना है, पशु प्राणी पंखी को कुछ खिलाना है। और विद्यार्थी घर जाकर भोजन के लिए बैठते और माँ को कहते हैं कि माँ, पहले मैं गाय को जरा भोजन खिला दूँ, मुझे नहीं, बाद में दे देंगे, मैया कहती है। और सब झूठा फिर गाय को देते। ये देखा बेटे ने, और बेटे ने कहा अपने स्कूल में कि मैंने कहा मेरी माता जी को कि गौग्रास देना है, कुत्ते को कुछ देना है तो रोटी लाओ, तो माता जी ने ना कहा, बाद में दे देंगे। फिर हमारे सब झूठे बचे थे, ये रोटी वगैरह कुत्ते को गाय को दे दी थी। ऐसा हुआ। खाने से पहले मैंने दान नहीं किया है, लेकिन दिया हुआ है। तो पता लगा ये ठीक है बेटा, आप अपनी माँ से चर्चा करना। ये प्राणी प्रेम, पशु प्रेम भारतीय संस्कृति का आधार है। मनुष्य प्रेम। एक विद्यार्थी परीक्षा खंड में देरी से आया, उनको पूछा कि सर ने, उनको ऐसा नहीं कहा कि निकल जाओ आप लेट आए हो, कि गुरुजी मैं आ रहा था लेकिन रास्ते में एक बूढ़ी महिला थी, उनको रास्ता पार कराना था, फिर उनको छोड़कर मैं आया तो देरी हो गई। तो नैतिक शिक्षा में वो पास हुआ है। उनको शायद गुणांकन कम मिलेंगे ही, क्योंकि देरी से आया है, लेकिन नैतिक शिक्षा में, प्रत्यक्ष प्रमाण में उन्होंने दी हुई शिक्षा का पालन किया है। तो आज संवेदनहीन समाज हो गया है। आज मनुष्य के बीच इतनी घबराहट हो गई है।
ऐसे ये दिनों में ये मानव प्रेम, ये पशु प्रेम, ये भारतीयता का मूल लक्ष्य, ये हम विश्व बंधुत्व की भावना रखने वाले हमारे आपस में लोग के साथ हम कैसा व्यवहार रखते हैं, ये विद्यार्थी को सिखाना है। शिक्षा का मर्म, ये विद्यार्थी ऐसा संवेदनशील बने कि वो भारत की पहचान बने, पता लग जाए कि यह भारतीय नागरिक है। विदेश में पता लग जाता है कि यह भारतीय है, न सिर्फ अपने आकार से, न सिर्फ ब्राउन स्किन से, लेकिन अपने व्यवहार से, अपने वाणी से उनका परिचय मिल जाता है। तो शिक्षक का धर्म, शिक्षक की मुद्रा, शिक्षक का कर्म और शिक्षक का मर्म, ये बहुत बड़ी बात है। आपको जो कार्य मिला है, शिक्षक की जयंती मनाई जाती है राधा कृष्ण के नाम पर। क्यों? क्योंकि भारत की पहचान शिक्षक है, भारत की पहचान शिक्षा है, और भारत की शिक्षा परंपरा इतनी प्राचीन है। तो हमारी अध्यापन परंपरा कितनी प्राचीन, हमारी अध्यापन परंपरा कितनी समृद्ध, कितनी रिचनेस वाली, और हमारी परंपरा कितनी सर्वदेशीय, सर्वकालीन, एकांगी नहीं है, हम सर्वांगीण हैं। हम सिर्फ शिक्षा का अर्थ सिर्फ विद्याधाम नहीं मानते हैं, क्लासरूम नहीं मानते हैं। क्लासरूम के बाहर भी वो कैसे भारत का प्रतिनिधि बने, भारतीयता की पहचान बने, ऐसे शिक्षक शिक्षार्थी को तैयार करते हैं। तो आपकी बहुत गणना की जाती है, आपका बहुमान किया जाता है, गुरु देवो भव कहा जाता है, मातृ देवो भव का, देव के तुल्य कोई है विश्व में तो ये शिक्षक है और माता है, पिता का नहीं है। मातृ देवो भव कहते हैं हम, पितृ देवो भव, लेकिन उनको संवेदनशीलता से सिखाने वाली, घड़ने वाली कोई है तो माता ही होती है। तो माता की तरह वात्सल्य भाव से, माता की तरह उत्कृष्ट भविष्य की सोच से विद्यार्थी का जो घड़तर करता है वो शिक्षक है। ऐसे शिक्षक के बारे में, ऐसी शिक्षा प्रणाली के बारे में आज इस अवसर पर आपके सामने मुझे दी गई समय सीमा में बात रखने का अवसर मिला, ये भी बहुत सद्भाग्य की बात है। आपके साथ आना हुआ, आपके साथ अध्यापक की मुद्रा, अध्यापक की आइडेंटिटी, उनका धर्म, उनका कर्म और उनका मर्म क्या है, उनके बारे में थोड़ी बातें कहने का अवसर मिला। इसकी प्रसन्नता के साथ मेरे विचार को विराम देता हूँ। नमस्कार।